अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3 days टू सी, 3 दिन देखने के लिए। और इस ऐसे के इस मज़मून की जो राइटर है वो है हेलन केलर। तो हमने जो है हेलन केलर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसका जो फर्स्ट डे ऑफ हर साइट है जो कि उसको उसकी विशेज़ में से शामिल है, उसको पढ़ लिया था। सेकंड डे ऑफ साइट जो है उसको आज रीड करेंगे कि फ़र्स्ट डे उसने कौन कौन सी ख्वाहिशात की जिनको वो पूरा करेगी अगर उसको बिनाई मिल जाती है। और अब जो है वो सेकंड डे क्या करेगी और जो थर्ड डे है वो क्या करेगी, और लास्ट में जो उसने कंक्लूजन निकालना है वो उसकी स्टोरी का क्या होगा। तो सेकंड डे ऑफ साइट जो है वो हेलन केलर की आज हम रीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन है, द सेकंड डे वुड रिवील टू हर, कि जो दूसरा दिन है वो जाहिर करेगा टू हर उसको, द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर, कि इंसान की तारीख और कुदरत की जो एक तारीख है वो क्या है, कि इंसान जो है वो किस तरह से वो जो स्टेप बाय स्टेप उसने तरक्की की वो किस तरह से की, और जो नेचर है उसकी तारीख को भी पढ़ेगी कि नेचर क्या है। शी वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह सवेरे उठेगी, एंड सी द ब्यूटी ऑफ द सनराइज़, और तुलू आफ्ताब की जो खूबसूरती है उसको भी देखेगी। तो सेकंड डे है, सेकंड डे की वो जब ख्वाहिश करती है तो उसमें दो चीज़ों के बारे में वो नॉलेज लेना चाहती है कि इंसान की तारीख क्या है और जो नेचर है उसकी तारीख क्या है, कि ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो मॉडर्न होते गए और इन्होंने तरक्की की। फिर इसके लिए जो है वो कहती है कि वो सुबह सवेरे उठेगी और फिर जो खूबसूरती है मतलब तुलू आफ्ताब की खूबसूरती है वो उसको देखेगी। तो सेकंड डे में उसने जो है अगर बात की है तो वो कुदरत की जो खूबसूरती है उसको देखने की है, अगर इंसान है तो इंसान की खूबसूरती को देखने की है। इसलिए वो कहती है कि यूज़ योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्टिकन ब्लाइंड, कि अपनी आँखों को इस तरह से इस्तेमाल करो कि कल आपने अंधे हो जाने। ओके, इसके बाद है देन शी वुड विजिट द न्यूयॉर्क म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स। तो इसके बाद वो क्या करेगी कि दो म्यूज़ियम्स की वो सैर करेगी, कि न्यूयॉर्क म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स। तो इन दो म्यूज़ियम की वो सैर इसलिए करेगी, वहाँ पे इसलिए चाहेगी क्योंकि जो इंसान की हिस्ट्री है या तारीख़ है और कुदरत की जो तारीख़ है इन म्यूज़ियम के अंदर उसको मिल सकती है। इसलिए वो विश करती है कि ये दोनों म्यूज़ियम की वो सैर करेगी, न्यूयॉर्क म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स। तो दोनों में इंसान की हिस्ट्री और जो कुदरत की हिस्ट्री है या नेचर की हिस्ट्री है उसके बारे में उसको नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है देयर शी वुड बी एबल टू नो, कि वहाँ पे वो इस काबिल हो जाएगी, इस जानने के काबिल हो जाएगी हाउ ह्यूमन आर्ट, कि किस तरह से इंसानी आर्ट, कल्चर एंड सिविलाइजेशन और उसकी तहजीब डेवलप के उन्होंने नशोनुमा हासिल की। कि अब जब वो वहाँ पे जाएगी उन म्यूज़ियम्स के अंदर जाएगी तो वहाँ पे वो इस चीज़ को जानने के काबिल हो जाएगी कि किस तरह से इंसान का जो आर्ट है या फ़न है उसने तरक्की हासिल की, और इंसान का जो कल्चर है वो किस तरह से पहले बैकवर्ड था कि ऑनवर्ड उसने किस तरह से जो है तरक्की की उसको भी देखेगी। इंसान की तहजीब पहले कैसे थी, फिर उसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह से मॉडर्निटी हासिल की। तो इन चीज़ों को जो है वो सेकंड डे ऑफ हर साइट में देखेगी। फिर इसके बाद है कि शी वुड स्पेंड द इवनिंग ऑफ दैट डे, कि वो उस दिन की जो शाम है उसको गुजारेगी एट सम थिएटर, किसी थिएटर में। देर शी वुड सी, कि वहाँ पे वो देखेगी हाउ मच प्लेयर, कि कितनी खुशी वन कैन ड्राइव, कि कोई हासिल कर सकता है फ्रॉम वॉचिंग, देखने से, एंड हेयरिंग अ ड्रामा, और सुनने से। तो अगर एक पर्सन जो कि ड्रामा को देख रहा है उससे कितनी खुशी हासिल होगी, और एक ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ ड्रामा को सुन रहा है तो उसको किस तरह से खुशी हासिल होगी, क्योंकि वो ना सुन सकती है ना देख सकती है। तो लेकिन क्योंकि उसका जो टीचर है, हेलन केलर का जो टीचर है, वो हाथ की हथेली पे लिख के उसको ड्रामा के जो डायलॉग्स हैं वो बता रहा होता है। तो अब वो दोनों तरह की खुशी हासिल करना चाहती है, कि ड्रामा को वैसे सुनकर भी और उसको लाइव देख कर भी। तो इसलिए वो कहती है कि वो इस दिन की जो शाम है वो किसी थिएटर में गुजारेगी, ताकि उसको जो है खुशी के बारे में पता हो कि अगर चीज़ों को सिर्फ सुना जाता है तो कितनी खुशी होगी, अगर उनको सुना भी जाता है और देखा भी जाता है एक ही लम्हे तो फिर कितनी खुशी हासिल होगी। तो इसके बाद है कि ऑन द थर्ड डे ऑफ हर साइट, कि अपनी बिनाई के तीसरे दिन, तो सेकंड डे उसका कंप्लीट हो चुका है कि इंसान की वो तारीख़ के बारे में जानेगी, जो नेचर की तारीख़ है उसके बारे में जानेगी, जो म्यूज़ियम्स हैं नेचुरल हिस्ट्री का और मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स उसकी सैर करेगी। फिर जो शाम है वो किसी थिएटर में गुजारेगी। एक जो खुशी है, एक हेयरिंग एंड वाचिंग एंड ड्रामा का जो डिफरेंस है, इसमें जो खुशी हासिल होती है वो उसको भी देखेगी। मतलब अपनी जो तारीख़ी की दुनिया है उससे बाहर निकल के वो खुशी को जज करना चाहेगी कि वो किस तरह की खुशी होती है। तो इसके बाद जो है उसका थर्ड डे ऑफ हर साइट है कि वो अपनी जो बिनाई है उसके तीसरे दिन क्या करेगी।
तो ऑन द थर्ड डे ऑफ आर साइट, के अपनी बनाई के तीसरे दिन, शी वुड मेक अ टूर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, के वो न्यूयॉर्क सिटी का टूर करेगी, उसकी सैर करेगी। तो फिर वो सैर करने के लिए जो है वहाँ पे कौन कौन से व्यूज़ हासिल करना चाहती है, वो ये हैं कि शी वुड मीट डिफरेंट पीपल, कि वो मुख्तलिफ लोगों से मिलेगी, टू नो देयर पेन्स, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको जानने के लिए, एंड प्लेयर्स, और उनकी खुशियों को जानने के लिए, कि एक ऐसा आदमी या ऐसे लोग जो कि पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुश्किलात में हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी को किस तरह से डील कर रहे हैं, और ऐसे पर्सन जो कि खुशी में हैं, वो खुशी में जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं या ज़िंदगी को डील कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसको जानेंगी। फिर इसके बाद है कि शी वुड आल्सो सी ह्यूज बिल्डिंग्स, कि जो बड़ी बड़ी इमारत हैं वो उनको देखेगी, लाइक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिस तरह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। तो अभी तक जो है उसने ये बताया है कि जो उसका थर्ड डे ऑफ आर साइट है वो पहले न्यूयॉर्क सिटी का दौरा करेगी, वहाँ पे सैर करेगी, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिलेगी कि खुशी में वो कैसे होते हैं, गमी में कैसे होते हैं, अगर खुश हैं तो उनके एक्शंस और रिएक्शंस क्या हैं, अगर किसी मुश्किल में हैं तो उनके एक्शन और रिएक्शन कैसे हैं, कि एक ऐसा पर्सन जो कि खुश है तो क्या वो अपनी खुशी में एक ऐसे पर्सन को ऐड करता है जो कि किसी मुश्किल में है, तो इस किस्म की सूरत हाल को वो जज करेगी। फिर वहाँ पे जो बड़ी बड़ी इमारत हैं वो उनको देखेगी। तो फिर वो बताती है कि शी वुड आल्सो गो टू पार्क एवेन्यू, पार्क एवेन्यू में जाएगी, टू द स्लम्स, के वहाँ पे जो कच्ची आबादियाँ वहाँ पे जाएगी, कि बड़ी बड़ी इमारत को तो देखेगी कि वहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, उनकी खुशियाँ क्या हैं, उनके गम क्या हैं, तो लेकिन जो कि कच्ची आबादियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पूर पॉपुलेशन होती है, गरीब आबादी होती है, तो वो उन कच्ची आबादियों के अंदर उन लोगों को देखेगी कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, खुशियाँ कैसी हैं उनकी और उनके गम कैसे हैं, और किस तरह से उनके साथ वो डील करते हैं। टू फैक्ट्रीज़, के वो फैक्ट्रीज़ में जाएगी, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मज़दूर तबका है या लेबर है वो उनके हालात को जानेगी, वो किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, एंड पार्क्स, और पार्क्स में जाएगी वेयर चिल्ड्रन प्ले, के जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो हर किस्म का जो इंसान है, कि जो भी उनकी क्लास है, कि वो पुअर क्लास है, एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, जो भी उनकी क्लास है, वो हर तबके के लोगों से मिलेगी, उनकी लाइफ, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको जानने के लिए। फिर वो बच्चों की भी बात करती है कि बच्चे किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, पार्क्स के अंदर देखेगी, उनकी जो खुशियाँ हैं उनको देखेगी। फिर वो बात करती है कि दीज साइड्स ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी, कि ये जो दोनों मनाजर हैं, मतलब खुशी का भी एंड मिजरी, और गम का भी, तकलीफ़ का भी, वुड मेक हर अंडरस्टैंड, कि वो उसको ये समझने पर मजबूर कर देगा, उसको समझा देगा हाउ पीपल वर्क एंड लीव, कि किस तरह से लोग काम करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि जब वो लोगों के रूटीन्स में जाएगी, उनकी ज़िंदगियों में जाएगी, तो फिर वो जज कर लेगी कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और काम करते हैं। फिर इसके बाद है कि इन द इवनिंग, के शाम में, शी वुड अगेन गो टू अ थिएटर, कि वो दोबारा से एक थिएटर में जाएगी टू सी अ फनी प्ले, एक मज़ाहिया ड्रामा देखने के लिए। और फिर कहती है कि द नाइट वुड अगेन मेक हर ब्लाइंड, तो अब उसके जो 3 दिन हैं उसकी बिनाई के वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो उसकी जो आखिरी रात है उसकी बिनाई की, वो उसके बारे में बात करना चाहती है कि वो फिर लास्ट जो आवर्स हैं उनमें क्या करेंगे। द नाइट वुड अगेन मेक हर ब्लाइंड, कि रात उसको दोबारा से अंधा कर देगी, एंड डार्कनेस वुड टेल हर, और तारीकी या अंधेरा उसको बताएगा, हाउ मच ब्यूटी शी हैज़ लेफ्ट अनसीन, कि उसने कितनी खूबसूरती जो है वो अभी नहीं देखी या उसको अनदेखा छोड़ दी है। तो अभी जो है वो एक नॉर्मल आदमी के बारे में भी बात करती है कि ठीक है, मुझे 3 दिन मिले थे बिनाई के लिए, लेकिन फिर भी मैं हर रात जो है वो अपने दिन की जो यादें हैं उनको रिकॉल करती हूँ, उनको जो है दोबारा से तरोताज़ा करती हूँ अपने माइंड के अंदर, कि कितनी खूबसूरती मैंने देखी, कितनी छोड़ी। तो वो कहती है कि वो आदमी या वो पर्सन जिनके पास परमानेंटली ये ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, वो क्या मेरी तरह ज़िंदगी जिएंगे कि जिस तरह मैंने ये 3 दिन गुजारे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो हम पे छोड़ देती है, लेकिन क्योंकि वो अपने आस पास का जो माहौल है उसको वो जज करती है, लेकिन इंसान जो है वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहा होता कि जिस तरह वो यहाँ पे इमेजिन कर रही है, क्योंकि इंसान की रूटीन्स हैं वो अपने डेली के कामों में वो बिज़ी होता है। तो इस तरह कुदरत की जो खूबसूरती है वो जिस तरह से हेलन केलर देख रही है, इस तरह से वो नहीं देख रहा। इसके बाद जो है वो कंक्लूजन पे आती है कि उसने 3 डेज़ ऑफ साइट जो हैं वो इमेजिन किए हैं कि एक मिरेकल हो जाए, एक मुआज़ा हो जाए, उसको ये 3 दिन मिल जाएं,
तो फिर जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचती है। तो कंक्लूजन क्या है कि एट द एंड ऑफ द ऐसे कि इस मजमून के आखिर में हेलन केलर एडवाइजेस अस कि हेलन केलर हमें नसीहत करती है, यूज़ योर आइज़ कि अपनी आँखों का इस्तेमाल करो, एज़ इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड कि कल आपने अंधे हो जाना है। कि जब इंसान को पता होगा कि कल उसने अंधा हो जाना है तो फिर जो है वो अपनी जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। और फिर नेक्स्ट है कि इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये है, इफ़ वी रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ टाइम कि अगर हम जो वक्त की कदर है या कीमत है उसको महसूस करें, एंड वर्थ और उसकी कदर व कीमत को, ऑफ आवर फैकल्टीज़ अपनी सलाहियतों की, वी वुडेंट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट, तो फिर हम एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। कि जब हमें अपने पास जो ब्लेसिंग्स मौजूद हैं उनकी कदर कीमत का पता होगा और जो हमारा वक्त है उसकी कदर कीमत का पता होगा, तो फिर हम एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। हर लम्हा जो है वो हमें अपने आसपास के माहौल की जो खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ होने में गुजार देंगे। फिर इसके बाद है कि वी वुड यूज़ आवर आइज़ फुली, तो फिर क्या करेंगे, जब पता होगा कि कल अंधे हो जाना है फिर हम अपनी आँखों का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उनका यूज़ करेंगे, एंड ट्राई टू फील, और ये महसूस करने की कोशिश करेंगे, एंड अंडरस्टैंड, और ये समझने की कोशिश करेंगे, द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया की खूबसूरती क्या है और इसके राज क्या हैं। तो ये चीज़ जो है फिर हम जज करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें पता होगा कि हमारे टाइम की कितनी कदर व कीमत है, हमारे पास हिस्से मौजूद हैं, हमारे पास कान मौजूद हैं, आँख मौजूद है, ज़ुबान मौजूद है, या इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं, इनकी कदर व कीमत क्या है, टाइम की कदर व कीमत क्या है, अगर हमें ये मालूम हो जाएगी तो फिर हम अपने हर लम्हे को जो है कुदरत की जो खूबसूरती है या नेचर की जो खूबसूरती है या लोगों के अंदर जो खूबसूरती है उसे लुत्फ़अंदोज़ होने में गुजार देंगे। फिर लास्ट पे वो एक कोटेशन ऐड करती है, अकॉर्डिंग टू हेलन केलर, ओनली द डीफ अप्रिशिएट हेयरिंग, कि जो बहरा है वो सुनने की जो हिस्स है वो उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो सुनने की हिस्स मौजूद नहीं है। कि एक वो बंदा जो कि बहरा है वो सुन ही नहीं सकता, तो वो फिर सुनने की जो हिस्से है उसकी जो रियल इंपॉर्टेंस होगी वो बंदा जज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कि ओनली द ब्लाइंड, कि सिर्फ़ और सिर्फ जो अंधा है रियलाइज़ के महसूस कर सकते हैं, द मैनीफोल्ड ब्लेसिंग्स, वाफर मकदार में जो ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, नेमतें मौजूद हैं, दैट लाई, जो कि मौजूद हैं इनसाइड, हमारे सामने। तो एक वो पर्सन है जो कि बहरा है, उसको पता होगा कि सुनने की जो हिस्से है उसकी कितनी कदर व कीमत है। एक वो पर्सन है कि जिसके पास जो है वो आंखें मौजूद नहीं हैं, वो अंधा है, तो उसको पता होगा कि जो हमारे सामने नेमतें मौजूद हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें मौजूद हैं, तो उनकी क्या कदर व कीमत है। तो इसके साथ ही उसके जो थर्ड या फर्स्ट साइड और जो कंक्लूजन है वो एंड हो जाता है। तो सिंपली ये स्टोरी जो है वो इंसान की जो खूबसूरती है, नेचर की खूबसूरती है, जिसको इंसान जो है वो नहीं देखता, उसके बारे में ये स्टोरी है। हेलन केलर क्योंकि डीफ एंड ब्लाइंड है तो वो ख्वाहिश करती है यहाँ पे कि क्योंकि वो अंधी और बहरी है और मौजज़ाना तौर पर अगर उसको 3 दिन मिल जाते हैं उसकी बिनाई के, तो वो फिर क्या करेगी। तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो 3 दिन के अंदर वो जज करेगी लोगों के अंदर, और किस तरह से कि वो लोग ज़िंदगी गुजारती हैं। अगर कोई म्यूज़ियम है तो उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कोई बुक है तो उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो वो फिर कहती है कि अगर 3 दिन उसको मिल जाती हैं तो 3 दिन को डिवाइड कर लेगी। फर्स्ट डे वो क्या करेगी वो फिर बताती है, सेकंड डे वो क्या करेगी वो अपनी रूटीन को बता देती है, और फिर जो थर्ड डे है वो बता देती है। तो लास्ट को कंक्लूजन दे देती है 2 क्रिएशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़ योर आइज़ एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। तो कहती है कि आपको अगर पता होगा कि कल आपने अंधे हो जाना है तो फिर आप अपनी आँखों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए वो लेसन के अंदर सजेशन भी देती है, तजवीज़ भी देती है कि हर नौजवान को जो है, हर जवान को अपनी जवानी के अंदर एक दफ़ा अंधा और बहरा होना चाहिए, ताकि उसको कदर व कीमत का पता हो कि उसकी ब्लेसिंग्स या उसकी जो हिस्से हैं वो उसके लिए कितनी वैल्यू रखती हैं। तो फिर कहती है कि बच्चे को अंदर और बहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता ज़िंदगी की इन मुश्किलात का, वो अभी जो है उतना सेंसलेस होते हैं। एक झूड़ा है उसको अपने जो फ़राइज़ हैं उसने पूरे कर लिए होते हैं, अगर उससे वो नेमतें ली जाती हैं तो उनको जो है इतनी परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लिया होगा। तो इसलिए वो कहती है कि जो जवान है उसे एक दफ़ा जवानी के अंदर जो है आँखें और कान ले लेने चाहिए, ताकि उसको रियल इंपॉर्टेंस का पता हो कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं इनकी कितनी जो है वो कदर व कीमत है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अगर आप लोगों को इस समरी के किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो
इसी के साथ जो हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, मतलब किताबों की तलफ़ी पर। तो आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो इसके बाद इसके क्वेश्चंस होंगे और बाद में फिर सिनोनिम। तो सबसे पहले ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक के जो राइटर है उसका नाम है J.C. स्क्वायर, तो जिसका कंप्लीट नेम जो है सर जॉन कॉलिंग्स स्क्वायर है। इसके बाद जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ दी गई है। तो डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1884 और जो डेथ डेट है वो है 20 दिसंबर 1958। तो फिर इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ब्रिटिश राइटर थे एंड नोटेबल एज एडिटर ऑफ द लंदन मर्करी, और ये मशहूर थे अपनी इस मैगज़ीन के हवाले से जिनका नाम है लंदन मर्करी। और फिर ब्रैकेट्स के अंदर इसके बारे में बताया जा रहा है कि लिटरेरी मैगज़ीन की एक अदबी मैगज़ीन था बिटवीन द वर्ल्ड वार्स, जो कि वर्ल्ड वार्स के दरमियान लिखा गया। तो ये जो है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। फिर लास्ट पे जो है मेजर वर्क्स ऑफ J.C. स्क्वायर कि इन्होंने वो कौन कौन सी अजीम काम किए, कौन कौन सी अजीम राइटिंग्स थी लिटरेचर की दुनिया में। तो उसमें फ़र्स्ट वन है पोइम सेंट बार्टिलियर फ्लावर्स, जो कि 1909 में पब्लिश हुई। इसके बाद जो सेकंड है एडिशन वो है इमेजिनरी स्पीचेस। नेक्स्ट वन है बुक्स इन जनरल। नेक्स्ट है द थ्री हिल्स और लास्ट पे है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो ये जो है एक जो मज़ामीन का मजमूआ है सोलोमन ईगल, उसमें से ये लिया गया है और इसी के बारे में हमने आज पढ़ना है। इसका जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन है इस लेसन की कि अकॉर्डिंग टू ऑथर इट इज़ आवर ड्यूटी टू थ्रो अवे यूजलेस बुक्स, कि यहाँ पे जो राइटर है उसके मुताबिक कि जो नकारा किताबें हैं उनको फेंक देना चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर के अंदर शेल्फ्स के अंदर या हमने एक लाइब्रेरी बनाई होती है, उसमें बुक्स पड़ी होती हैं, तो ऐसी बुक्स जिनको आप कई दफ़ा रीड कर चुके हैं, उनसे नॉलेज गेन कर चुके हैं, अगर फिर वो किसी भी काम के नहीं है तो उनको फेंक देना चाहिए। तो अगर आप फेंक देंगे उन बुक्स को, कहीं पे तलफ़ कर देंगे, तो इसके बाद फिर आपके अंदर जो है नई बुक्स को पढ़ने का एक जुनून पैदा होगा। फिर आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर या अपनी उन बुक्स वाले शेल्फ्स के अंदर नई बुक्स को जो है जगह दे सकते हैं। तो राइटर का जो मेन पॉइंट है इस लेसन को डिस्कस करने का वो यही है कि जो पुरानी किताबें हैं और यूजलेस किताबें हैं जो कि इंसान के लिए जो है वो ख़तरा हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी बुक्स जो कि इंसान को जो है वो इल्म कम देती हैं और जालियत का ज़्यादा बहस बनती हैं, इस किस्म की बुक्स को भी तलब कर देना चाहिए। और ऐसी बुक्स जिनको आप बार बार रीड कर चुके हैं, नॉलेज गेन कर चुके हैं, उनको भी तलब कर देना चाहिए और इनके बजाय जो नई बुक्स हैं उनको जगह देनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर आप यूजलेस बुक्स को तल्फ कर देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। फर्स्ट वन है मेक रूम गुड फॉर अदर बुक्स, कि फिर जगह बन जाती है कमरे के अंदर, जो है लाइब्रेरी के अंदर, उन शेल्फ्स के अंदर जगह बन जाती है दूसरी अच्छी किताबों के लिए। तो जो सेकंड इसका बेनिफिट है वो ये है कि सेव्स, कि ये बचाती है वन साइड्स, कि जो अपने वारिस हैं उनको फ्राम ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग दैम आउट, कि उनको बाहर फेंकने से, एंड स्टोरिंग दैम, और उनको स्टोर करने से। तो अब इसके अंदर ये क्लियर बता दिया गया है। पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप यूजलेस बुक्स को कहीं पे फेंक देते हैं तो पहला फ़ायदा ये है कि फिर जो नई बुक्स हैं उनके लिए जगह बन जाती है कमरे के अंदर, और दूसरी ये है कि जो आपके वारिस होंगे या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको फिर ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि उन बुक्स को वो बाहर फेंकें या कहीं पे उनको स्टोर करें। तो ये जो है यहाँ पे बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो है फिर राइटर बात करता है, एक न्यूज़पेपर का यहाँ पे हवाला दे रहा है। इट सेज इन पेपर कि ये एक न्यूज़पेपर कहता है दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश सोल्जर्स, कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो वॉल्यूम्स हैं या किताबें हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजी गई। तो वो ब्रिटिश सोल्जर जो है वो किसी न किसी एक्सपीडिशन पे होते, किसी न किसी मुहिम पे होते, जंग पे होते, तो जो ब्रिटिश पब्लिक है वो उनको वो गिफ्ट्स के तौर पर बुक्स पेश करती। तो अब जो है इसके पीछे राइटर कहता है कि हो सकता है कि जो ब्रिटिश पब्लिक है वो अपनी यूजलेस बुक्स से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहती हो, उन किताबों को वो तल्फ ना कर सकते हो, तो इसलिए वो बुक्स जो हैं वो सोल्जर्स को भेज देते, आया कि उनकी वो इंटरेस्ट की हों या ना हो, लेकिन ब्रिटिश पब्लिक उन बुक्स को जो है वो अपने सोल्जर्स को भेज देती। तो नेक्स्ट जो है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, कि ये बात जो है बिल्कुल दिलचस्प है, नोट की जाए,
दैट सम बुक्स विच वर प्रेजेंटेड टू सोल्जर्स, कि कुछ किताबें जो कि सोल्जर्स को भेजी जाती थी वर सूटेबल, कि वो मौजूद थी, एंड अदर्स वर 20 ईयर्स ओल्ड, और कुछ जो है वो 20 साल पुरानी थी। तो ये क्लियर कर दिया गया है कि कुछ बुक्स ही सोल्जर्स के इंटरेस्ट की होती थी, लेकिन अगर यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड बुक्स की बात की जाए, 20 साल पुरानी बुक्स की बात की जाए, तो उनका सोल्जर्स के साथ जो है कोई लेना देना नहीं है। मतलब कुछ बुक्स जो है वो उनके इंटरेस्ट की थी और कुछ बुक्स जो है वो उनके इंटरेस्ट की नहीं थी। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने घरों के अंदर से उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि उन बुक्स को जो है ऐसे तलफ़ नहीं किया जा सकता, उनको कहीं पे फेंका नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, टाइम लगता है। तो लोग फिर उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो बुक्स जो है सोल्जर्स को भेज देते थे, और कुछ उनके इंटरेस्ट की होती थी, कुछ उनके इंटरेस्ट की नहीं होती थी। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कौन कौन सी बुक्स हैं वो सोल्जर्स को भेजी जाती थी। फर्स्ट वन है गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, के लेक डिस्ट्रिक्ट से हवाले से जो गाइड्स हैं या रहनुमाई है, उस किस्म के मैगज़ीन या रसाले वगैरह भेजे जाते थे, बुक्स भेजी जाती थी। नेक्स्ट है बैक नंबर्स ऑफ वाइटाकर सलमानिक, तो वाइटाकर अलमानिक के जो प्रीवियस नंबर्स हैं या उससे माजी के जो नंबर्स हैं वो भी सोल्जर्स को भेजे जाते थे, और इससे ये शो होता है कि इस किस्म की जो बुक्स या मैगज़ीन्स वगैरह हैं ये सोल्जर्स की दिलचस्पी के नहीं होते। सोल्जर्स को जो बुक्स चाहिए होती हैं वो उनकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर जो है जासूसी के नावल्स वगैरह होते हैं, तो इस किस्म की जो इन्फॉर्मेटिव बुक्स हैं वो सोल्जर के इंटरेस्ट की होती हैं। लेकिन क्योंकि वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है, वहाँ ब्रिटिश पब्लिक जो है उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है, इसलिए उन बुक्स को वो फेंक देते हैं या फिर जो है सोल्जर्स को भेज देते हैं। फिर इसके बाद जो है वो राइटर बात करता है कि डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, कि किताबें जो हैं उनको फिर डिस्ट्रॉय करना या उनको तल्फ करना बहुत मुश्किल होता है। कि फिर वो ब्रैकेट के अंदर बता रहा है कि हार्ड टू बर्न दैम, कि उनको जलाना भी मुश्किल होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपके पास यूजलेस बुक्स मौजूद हैं तो उनको जला दें, तो क्योंकि राइटर यहाँ पे वो बात करता है कि जला नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो रहाइश पजीर है, वो एक छोटा सा उसका कमरा है और किचन जो है वो छोटा सा है, और उसके पास जो है जहाँ पे जलाना है, जिस किचन के अंदर उसने जलाना है वहाँ पे जगह नहीं है, और गैस कुकर पे भी 1 बाय 1 पेश करके जो है वो बुक्स को नहीं जला सकता। तो इसलिए वो बात करता है कि किताबों को जलाना या उनको तल्फ करना भी मुश्किल है। अगर कोई आदमी ये कहे कि हम उसको जला देते हैं, बुक्स को जला देते हैं, तल्फ कर देते हैं, तो फिर ये जलाना भी नामुमकिन है, क्योंकि 1 बाय 1 पेश करके उनको जलाना होता है, तो फिर ये भी एक डिफ़िकल्टी पेश करते हैं। नेक्स्ट है कि रेजिडेंस इन स्मॉल एंड हेवन किसिंग फ्लैट, के मुसन्नफ़ जहाँ पे रहता है या स्क्वायर जहाँ पे रह रहे हैं वो एक छोटा सा उसका फ्लैट है, लेकिन बहुत लंबा सा है, तो इसलिए जो है वहाँ पे फिर बुक्स को स्टोर करना या अगर वहाँ पे अगर गैस कुकर मौजूद है तो वहाँ पे उनको जलाना, तो ये राइटर के लिए डिफ़िकल्टी है। फिर कहते हैं कि सजेशन दे रहा है, वो एक तजवीज़ दे रहा है कि वन में थ्रो दैम इनटू द रिवर, कि एक आदमी जो है उसको दरिया में फेंक सकते हैं, बट दिस में नॉट बी ईजी, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। तो पहले वो बात करते हैं कि जलाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसे हो सकते हैं कि दरिया में फेंक दी जाए बुक्स, के आप जो है एक बोरी के अंदर, एक सैक के अंदर जो है बुक्स को बंद करें और किसी दरिया में जाके उसको फेंक दें जो कि दूर दराज कहीं पे वाक़ है, तो फिर जो है आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे भी कुछ जो डाउट्स हैं उनको माइंड में लाते हैं कि अगर आप जो है वो जा रहे हैं कि बुक्स की जो बोरी है या सैक है उसको लेके जा रहे हैं, तो फिर लोग जो है वो आप पे डाउट करते हैं कि हो सकता है कि लोग ये समझें कि इसके अंदर कोई लाश है, इस बोरी के अंदर कोई लाश है, तो फिर उसको, या ये समझें कि ये किसी बच्चे का कातिल है और बच्चे की लाश को लेके जा रहे हैं, तो लोग फिर उस पर डाउट करेंगे और उसको जो है एक बेबी किलर के होने के नाते जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। या जब वो बोरी उठा के लेके जाएगा तो लोग जो है वो रास्ते में उसको मिलेंगे, तो फिर लोग उस पर डाउट करेंगे और उसको जो है अरेस्ट होने का फिर ख़तरा होगा। तो इसलिए वो कहता है कि दरिया में तो फेंकी जा सकती हैं, लेकिन दरिया तक जाने का जो एक रास्ता है वो फिर डाउट से भरा हुआ है। फिर वो द राइटर डिसाइडेड टू थ्रो दैम इनटू द रिवर, तो मुसन्नफ़ के पास जो बुक्स मौजूद हैं वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, तो फिर उसके लिए वो फैसला करता है कि अपनी उन किताबों को एक सैक के अंदर, एक बोरी के अंदर बंद करेगा और उनको किसी दरिया में जाके फेंक देगा। फिर इसके बाद है कि ही फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन हीज़ वे टू रिवर, कि दरिया तक जाने के लिए वो कुछ मुश्किलात का सामना करता है कि जब वो उन बुक्स को एक बोरी के अंदर बंद कर लेता है तो उसके बाद वो जब घर से निकलता है तो वो देखता है कि आसपास लोग मौजूद हैं, तो वो फिर माइंड के अंदर उसके शक आता है कि कहीं ये ना समझें कि एक लाश को लेके जा रहा है कहीं पे फेंकने के लिए। फिर वो जब नेक्स्ट जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर को भी देखता है कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बैठा है, तो फिर
क्या है कि वो सोचता है कि हो सकता है कि बच्चे का कातिल होने के नाते मुझे अरेस्ट ना कर ले, कि मुझे ये ना समझे कि मैंने किसी बच्चे को कत्ल किया है और उसकी लाश को लेके जा रहा हूँ। फिर वो जब जाता है वहाँ पे दरिया के जो ब्रिज है वहाँ पे पहुँचता है, तो उसके पास वो बुक्स की जो बोरी है या सैक है वो उसके पास मौजूद है। लेकिन वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, तो उसके माइंड के अंदर फिर एक डाउट आता है कि कहीं ये ना समझे कि किसी लाश को इसने फेंका है वहाँ पे, और जब पानी की आवाज़ आएगी उस बोरी के गिरने की वजह से, तो फिर वो ये समझेगा कि इसने इसको जो है किसी लाश को वहाँ पे फेंका है। तो उसके माइंड के अंदर जो है वो फिर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन एट लास्ट जो है वो उन बुक्स को मतलब जो बुक्स की सैक है उसको वहाँ पे फेंक देते हैं। और इसके बाद है कि एट लास्ट सक्सेसफुल इन हिज एक्सपीडिशन, कि अपनी उस मुहिम में या अपना जो कारनामा है उसमें वो कामयाब हो जाता है। और लास्ट पे है सिंपैथी एंड सैडनेस फॉर बुक्स फॉर ए वाइल, कि जिन किताबों की बोरी को वो वहाँ पे फेंक देते हैं थोड़े लम्हात के लिए उनके लिए उन बुक्स के लिए हमदर्दी करता है और उनके लिए जो है अफसरदगी का वो इजहार करता है। तो अब देखें यहाँ पे एक बात क्लियर है कि राइटर इस लेसन के ज़रिए एक ये भी जो है वो मेन थीम डिक्लेयर कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपनी एक्सपीडिशन पे निकलें, किसी अपनी मुहिम पे निकलें, तो फिर आपके रास्ते में कुछ मुश्किलात आती हैं। तो राइटर ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी बुक्स को फेंकना होता है, क्योंकि वो उसके लिए यूज़लेस होती हैं। उनको एक बोरी के अंदर वो बंद करता है, एक बंडल के अंदर बंद करता है और उसको दरिया के अंदर फेंकने का वो डिसीजन लेता है। तो ये सिर्फ उसने डिसीजन लिया होता है, लेकिन उसके माइंड के अंदर डाउट्स भी आ रहे होते हैं कि लोग उस पर जो है वो डाउट करेंगे कि इसके अंदर कोई लाश है, किसी बच्चे की लाश है, फिर उसको अरेस्ट ना कर लिया जाए और उसको जो है फिर बाद में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो ये उसके माइंड के अंदर डाउट्स हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर भी मुसन्निफ़ जो है इन डाउट्स को बताना चाहते हैं कि ऐसा होता है कि जब आप किसी मुहिम पे निकलना चाहते हैं, किसी नस्वलैन को, किसी एम्बिशन को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके रास्ते में मुश्किलात आती हैं। तो उन मुश्किलात का फिर जो है आपको एक जो ज़िंदा दिली है उससे मुकाबला करना चाहिए। अब जिस तरह राइटर अपनी बात कर रहे हैं कि वो बुक्स को फेंकना चाहता है, लेकिन डाउट आता है कि कोई आदमी उसको देख ना ले कि इसके अंदर बोरी के अंदर लाश है। फिर वो पुलिस वाले की बात करता है कि वहाँ पुलिस वाला खड़ा होता है कि वो उसको बेबी किलर ना समझ ले और ये पकड़ा जाए। फिर जब वो ब्रिज पे जाता है तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो देखता है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और उस बोरी को फेंकने के लिए तैयार है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ डाउट्स होते हैं जो कि राइटर के माइंड में आते हैं। जब वो घर से निकलता है तो वो आदमी भी उसको नोट नहीं कर रहा होता, जब वो वहाँ से गुजर जाता है पुलिस वाला भी उसको नोट नहीं कर रहा होता और ब्रिज पे खड़ा जो पर्सन है वो भी उसको नोट नहीं करता। हालांकि वो बुक्स को पानी के अंदर फेंक देता है, आवाज़ भी आती है, लेकिन फिर भी वो आदमी नोट नहीं करता। तो वो इस वाक़े के ज़रिए, इस स्टोरी के ज़रिए यही लेसन देना चाहता है कि आप जब अपनी एक्सपीडिशन पे निकलते हैं, अपने एम्बिशन को हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए आपको फिर जो है ज़िंदगी के साथ, एक करेज के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ निकलना पड़ता है। अगर आप पे बातें भी होती हैं, कोई आपको डिस्करेज करता है, तो आपको इन बातों को इग्नोर करना चाहिए और अपना जो नस्ब लैन है उसको हासिल करना चाहिए। तो मुसन्निफ़ जो है यहाँ पे वो अपनी एग्जांपल भी देता है कि ये एक छोटा सा जो है उसने कारनामा सर अंजाम देना होता है, छोटा सा उसका मिशन है जिसको उसने कंप्लीट करना होता है, लेकिन उसके माइंड के अंदर, उसके रास्ते के अंदर छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन मुसन्निफ़ जो है उनको एक करेज के साथ, हौसले के साथ उनको जो है वो अबूर करता है। तो सेम केस जो है वो इंसानों के साथ भी है, बाकी जो हैं जो कि उस मुसन्निफ़ की लाइफ से आउट हैं या उसकी लाइफ के अंदर हैं, तो उनके साथ भी यही होता है कि अगर आप किसी नस्ब लैन को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मजबूत इरादा रखें, हौसला रखें। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको लाजमी मिलती हैं और फिर आप कामयाब होते हैं। लेकिन अगर रास्ते की जो मुश्किलात हैं उनसे आप डर के अपने किसी नस्ब लैन को, मिशन को तर्क कर देते हैं, तो फिर आपके अंदर ना डिटर्मिनेशन है, ना आपके अंदर करेज है। तो इसी तरह जब फर्स्ट ईयर के अंदर एक पोइम भी है, वो वेयर आर यू गोइंग, जिसका टाइटल है, तो उसके अंदर भी यही है कि एक जो मुसाफिर है वो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जो खौफ या अंधेरा है, जो कि दो करैक्टर्स दिए गए हैं, एक फेरर है और एक फारर है। तो फेरर वो है जो कि डराने वाला है, मतलब जो हमारे रास्ते की मुश्किलात हैं वो फेरर हैं, जो कि हमें जो है नेक्स्ट जाने से, नेक्स्ट प्लान को हासिल करने के हवाले से जो है मुश्किलात पैदा करती हैं। और फारर जो है वो हम खुद हैं, मुसाफिर हैं, जो कि हम अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। तो वो लास्ट पे जो फारर है, मतलब जो मुसाफिर है, वो फेरर को या खौफ को यही कहता है कि जो आप जिन मुश्किलात से मुझे डरा रहे हो
वो उन लोगों के लिए हैं जो कि बुज़दिल हैं, लेकिन जो बहादुर हैं उनके लिए ये मुश्किलात नहीं हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे इस लेसन के अंदर बयान की गई हैं कि एक वो पर्सन है जो कि मुश्किलात को जो है वो किस तरह से अबूर करता है कि रास्ते में डाउट्स भी आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, फिर भी उनको क्लियर कर जाता है। और फिर दूसरी बात जो बुक्स पे की जा रही है कि नॉलेज गेन करना चाहिए, जो नई से नई बुक्स हैं उनको जगह दे के, जो पुरानी बुक्स हैं उनको तलब करके, उनको इग्नोर करके आप जो है वो नई बुक्स की तरफ आ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में या इसके इंट्रोडक्शन में किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।